स्टूडेंट टू आवर यूट्यूब चैनल। तो इस लेक्चर में बेटा हम पिछले लेक्चर को ही क्या करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि किस तरह से मिडिल क्लास का राइज होता है और किस तरह से नेपोलियन का एंड होता है। 4 कंट्रीज, रशिया, पर्शिया, ऑस्ट्रिया एंड ब्रिटेन, जिसको आप यूके बोलते हैं, ये चारों कंट्रीज अटैक करते हैं किस पर, नेपोलियन पर, और बैटल ऑफ वाटरलू में 1815 में उसको हरा देते हैं। क्लियर। उसके बाद कंजर्वेटिज्म वापस आता है। कंजर्वेटिज्म में क्या क्या चीज़ें होती हैं वो सब मैंने लास्ट लेक्चर में रिपीट आपको अच्छे से समझाया था। जो भी स्टूडेंट इस लेक्चर से जुड़ रहे हैं वो इस टॉपिक से पहले बेटा लास्ट लेक्चर को जरूर देखें। ओके, तो आज हम एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक ट्रीटी ऑफ वियना डिस्कस करने जा रहे हैं कि नेपोलियन के 1815 में हार जाने के बाद, मारे जाने के बाद, और ब्रिटेन, रशिया, ऑस्ट्रिया और प्रशिया के कंट्रोल करने के बाद क्या क्या चेंजेस हुए। क्लियर। इसमें टोटल बेटा 6 पॉइंट हैं। पहले 2 पॉइंट रिलेटेड हैं फ्रांस से और बाकी सभी पॉइंट रिलेटेड हैं ऑस्ट्रिया, ब्रिटेन, रशिया वगैरह से। क्लियर। तो आप फर्स्ट पॉइंट देखिए, बोरबोन डायनेस्टी वॉज रिस्टोर्ड इन फ्रांस। देखिए मैंने आपको बताया था कि जैसे ये चारों कंट्री जीतते हैं तो वापिस क्या आता है, कंजर्वेटिज्म आता है। कंजर्वेटिज्म में क्या होता है कि वो चाहते हैं कि ओल्ड सिस्टम वापस आए, मोनार्की वापस आए, ऑटोक्रेसी, राजा का सिस्टम वापस आए। क्लियर। तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन के अंदर और नेपोलियन के आने के बाद जिस बोरबोन डायनेस्टी को, जिस साम्राज्य को उखाड़ कर फेंक दिया गया था, उसे वापिस से फ्रांस के अंदर रिस्टोर कर दिया गया, यानी 1799 वाली सिचुएशन वापस ला दी गई। ऑटोक्रेसी, मोनार्की फ्रांस में वापस स्थापित कर दी गई। तो बोरबोन डायनेस्टी को फ्रांस में वापस क्या कर दिया गया, रिस्टोर कर दिया गया। और कंजर्वेटिज्म का भी पहला पॉइंट यही था कि हमें मोनार्की, ऑटोक्रेसी को वापस लाना है। क्लियर। सेकंड चीज जो उन्होंने की है, स्टेट्स वर सेटअप ऑन द बाउंड्री ऑफ फ्रांस। सेकंड चीज क्या की, जो कंट्री है आपका ब्रिटेन, रशिया, ऑस्ट्रिया, पर्शिया, जो कि नेपोलियन से के अगेंस्ट थे वाटरलू के वॉर में, उन्होंने फ्रांस के चारों तरफ क्या किया, एक्स्ट्रा कंट्रोल किया ताकि फ्रांस क्या ना कर पाए, एक्सपेंड ना कर पाए। फ्रांस की बाउंड्री अब ज़्यादा एक्सपेंड ना कर पाए। जहाँ तक फ्रांस है उसका कल्चर, उसका लैंग्वेज सब एक जगह क्या हो जाए, फिक्स हो जाए। क्लियर। तो पहला पॉइंट फ्रांस से बोरबोन डायनेस्टी को रिस्टोर किया गया। दूसरा पॉइंट फ्रांस से रिलेटेड कि बाउंड्रीज को क्या कर दिया गया, क्लोज कर दिया गया और फ्रांस के विस्तार को, ठीक है, उसके एक्सपेंशन को रोक दिया गया। क्लियर। थर्ड पॉइंट देखिए, अब किससे आएगा, पर्शिया से, क्योंकि जो युद्ध में लड़ेगा तो कुछ ना कुछ बेनिफिट होना चाहिए। तो पर्शिया को क्या मिला युद्ध में, पर्शिया गोट सम इंपॉर्टेंट टेरिटरीज ऑन इट्स वेस्टर्न साइड। तो पर्शिया के वेस्टर्न साइड जो एरियाज थे उस पे कंट्रोल किसको मिला, पर्शिया को कंट्रोल मिला कि अब आप अपने साम्राज्य को क्या कर सकते हो, एक्सपेंड कर सकते हो। मींस पर्शिया अपने वेस्टर्न साइड कंट्रीज में अपना कल्चर, अपना लैंग्वेज, अपना ट्रेडिशन, उन सब का क्या कर सकता है, विस्तार कर सकता है। तो ये फर्स्ट 3 पॉइंट्स हैं, आपको अच्छे से ये क्लियर हो गए होंगे और इसको आपको अभी कैरी ऑन करना है। और ये टू द पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ, ट्रीटी ऑफ वियना एग्जाम में आपको एज इट इज ये 6 पॉइंट आप क्या कर सकते हो, एक्सप्लेन कर सकते हो। तो हम इसको अब आगे देखते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं स्टूडेंट, ऑस्ट्रिया गोट कंट्रोल ओवर नॉर्थ इटली। देखिए पर्शिया ने युद्ध में पार्टिसिपेट किया है, पर्शिया को अपने वेस्टर्न साइड पे एरिया में कंट्रोल मिल गया। ऑस्ट्रिया ने वॉर में पार्टिसिपेट किया है तो ऑस्ट्रिया को क्या मिला, इटली के नॉर्दर्न साइड पे
कंट्रोल मिला। यहाँ पे एक चीज़ आप और ध्यान दीजिए कि ऑस्ट्रिया की कैपिटल है वियना। ऑस्ट्रिया की कैपिटल क्या है? वियना। और ये ट्रीटी कहाँ पे साइन हो रही है? वियना में साइन हो रही है। दूसरी चीज़, जैसे हम हमारे कंट्री में जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल हेड हैं, प्रेसिडेंट, ठीक है, हम क्या बोलते हैं उसको? राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट। तो ऑस्ट्रिया, जर्मनी, वहाँ पे उसे बोला जाता है चांसलर या वाइस चांसलर। क्लियर? तो उस समय ऑस्ट्रिया के वाइस चांसलर थे ड्यूक मेटरनिच। और जो ये मीटिंग हुई है, इस मीटिंग को हेड किसने किया है? ऑस्ट्रिया के वाइस चांसलर, जिनका नाम क्या है? ड्यूक मेटरनिच। क्लियर? ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद आप ध्यान दीजिए, रशिया गोट पोलैंड। रशिया ने युद्ध में पार्टिसिपेट किया है, तो रशिया को किसके ऊपर कंट्रोल मिला? कंप्लीट कंट्रोल मिला उसे पोलैंड का। पोलैंड, आपको ध्यान होना चाहिए कि अगर आप मैप पे देखेंगे तो जर्मनी के ईस्टर्न साइड आपको क्या दिखेगा? पोलैंड दिखेगा। और पोलैंड की कैपिटल क्या है? वार्सा। उसी तरह बेटा इटली की कैपिटल क्या है? रोम। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट देखिए, कन्फेडरेशन ऑफ 39 स्टेट्स वर अनटच्ड। नेपोलियन ने क्या किया था? 39 स्टेट्स को मिलाकर एक ग्रुप बनाया था। उस पूरे सेटअप को छेड़ा नहीं गया। ये इसका एक बहुत मेन पॉइंट है कि नेपोलियन से रिलेटेड ऑलमोस्ट हर चीज़ इन्होंने डिस्ट्रॉय कर दी, कि उसने जो भी अपनी नेपोलियन सिविल कोड लगाई है उसको ख़त्म कर दो, जो चेंजेस किए हैं सब ख़त्म कर दो। बट ये काम जो नेपोलियन ने किया हुआ था, इसको इन्होंने अनटच्ड रखा। तो आप देखिए, ट्रीटी ऑफ वियना से क्या किया गया है? जो 4 स्टेट नेपोलियन के अगेंस्ट रहे, कंट्री अगेंस्ट रहे, उन्होंने डायरेक्टली इनडायरेक्टली अपना कंट्रोल यूरोप के अंदर जमाना शुरू कर दिया। बिल्कुल एक बुलेट फॉर्म में टू द पॉइंट मैंने आपको चीज़ें बताई हैं, और एज इट इज़ आपको ये क्या करनी है? अच्छे से याद करनी है। क्लियर स्टूडेंट्स? तो अभी आप एक चीज़ ध्यान से देखिए कि पहले ऑटोक्रेसी थी, फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ, डेमोक्रेसी को लाया गया, नेपोलियन आया, उसने डेमोक्रेसी को गोली मारी, नेपोलियन सिविल कोड आई, लेकिन इनडायरेक्टली उसने भी क्या किया? ऑटोक्रेसी को ही सपोर्ट किया। फिर उसके अगेंस्ट 4 कंट्री आए, ब्रिटेन, रशिया, पर्शिया और ऑस्ट्रिया। उसको हटाया गया, कंजर्वेटिज्म वापस आया, ट्रीटी ऑफ वियना हुआ। और ट्रीटी ऑफ वियना में अभी हमने देखा जितने भी पॉइंट्स थे, इनडायरेक्टली उन्होंने किसको स्थापित किया है? ऑटोक्रेसी को वापस से स्थापित किया है। लेकिन वही बात है बेटा, मोनार्की होगा, ऑटोक्रेसी होगा, राजतंत्र होगा, राजा का सिस्टम होगा, तो फ्रीडम, इक्वालिटी, लिबर्टी, ये सब चीज़ें, जस्टिस खत्म हो जाएंगी। तो अगेन क्या होगा? रिवॉल्यूशन होगा। लेकिन कोई भी रिवॉल्यूशन होने के लिए पहले उसका बेस तैयार होना ज़रूरी है, उसे एक लीडर मिलना ज़रूरी है। तो ट्रीटी ऑफ वियना हो चुका है 1815 में। इसी बीच क्या होता है कि न्यू रिवोल्यूशनरीज निकल कर आते हैं। ये जो न्यू रिवोल्यूशनरीज निकल के आ रहे हैं, ये रिवोल्यूशनरीज कहाँ से इमर्ज हुए हैं? ये इमर्ज हुए हैं मिडिल क्लास से। कौन है ये रिवोल्यूशनरीज? ये मिडिल क्लास के अंदर आपके डॉक्टर्स, टीचर, राइटर, पोएट, ठीक है, ये सब किसमें इंक्लूड होते हैं? मिडिल क्लास में इंक्लूडेड हैं। तो इनमें से बहुत से लोग निकल के आए और वो वापस किस चीज़ की डिमांड करने लगे कि नहीं भैया, हमें नहीं चाहिए ऑटोक्रेसी, हमें नेशनलिज्म चाहिए। मीन्स हमें एक ऐसा देश चाहिए जहाँ के लोग उससे जुड़े हुए हों, देश के प्रति प्रेम की भावना हो। हमें ऑटोक्रेसी नहीं चाहिए, हमें डेमोक्रेसी चाहिए। हमें अलग अलग टुकड़ों में देश नहीं चाहिए, हमें एक नेशन स्टेट चाहिए। क्या था नेशन स्टेट? आप रिकॉल कीजिए मेरा सेकंड लेक्चर कि नेशन स्टेट का मीनिंग मैंने क्या बताया था कि जहाँ एक कॉमन लैंग्वेज, कॉमन कल्चर, सब चीज़ें शेयर की जाती हैं, वो क्या होता है? एक नेशन स्टेट। तो अगेन जो डिमांड फ्रेंच रिवोल्यूशनरीज की थी, ठीक है, उन चीज़ों को वापस से डिमांड किया गया न्यू रिवोल्यूशनरीज के द्वारा। और इन न्यू रिवोल्यूशनरीज में है बेटा मिडल, मेनली इसमें जो
कर रही है लीड, मिडिल क्लास लीड कर रही है। तो ये डिमांड किसकी करने लग गए? नेशनलिज्म की, एंड ऑफ मोनार्की की, फ्रीडम एंड इक्वालिटी एंड नेशन स्टेट। यहाँ पे एक चीज ध्यान दीजिए, मैंने एक वर्ड लिखा है सीक्रेट सोसाइटी। अब देखिए, हमने कंजर्वेटिज्म वाले पॉइंट में पढ़ा था कि उन्होंने क्या लगाया? सेंसरशिप, कि आप गवर्नमेंट के खिलाफ, सरकार के खिलाफ कुछ भी लिख या नहीं सकते, कुछ आप कर नहीं सकते, लेकिन लोगों को अवेयर करना जरूरी है। तो इन्होंने क्या किया? सीक्रेट तरीके से, कि गवर्नमेंट को पता ना चले, उस तरीके से इन्होंने सीक्रेटली छोटे छोटे ग्रुप्स, छोटी छोटी सोसाइटीज बनाना शुरू किया। और इन सीक्रेट सोसाइटीज का मोटिव था क्या? कि नेशनलिज्म की स्पिरिट को अगेन वापस लेके आना, मोनार्की का एंड करना, अपोज करना, फ्रीडम और इक्वलिटी की बात करना, और नेशन स्टेट के ड्रीम को वापस से क्या करना है? ट्रू करना। तो बहुत सारे रिवोल्यूशनरीज इस टाइम पे थे, लेकिन जो रिवोल्यूशनरी के बारे में हमें जानना जरूरी है, उसमें सबसे मेन है जो थे मैथ्सेनी, ठीक है। और उसके बारे में अभी मैं आपको बताने जा रहा हूँ। स्टूडेंट्स, तो अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक इम्पोर्टेंट रिवोल्यूशनरी के बारे में, जिनका नाम है जुसेपे मैथ्सेनी, ठीक है। बुलेट फॉर्म में मैंने आपको यहाँ पे मेन पॉइंट्स बताए हैं, और इतना अगर आपको इनके बारे में पता है तो आप इजीली इनसे रिलेटेड क्वेश्चन क्रैक कर सकते हैं। 2 मार्क्स में कोई नोट्स पूछ सकते हैं कि राइट अबाउट 20 वर्ड्स और 10 वर्ड्स अबाउट जुसेपे मैथ्सेनी, ठीक है। 1 मार्क में कुछ क्वेश्चन पूछ सकते हैं, तो वो मैं आपको यहाँ पे सब बता रहा हूँ। तो सबसे पहली बात, जुसेपे मैथ्सेनी जो है वो कहाँ के रिवोल्यूशनरी हैं? इटली के। कहाँ के हैं? इटली के। किस कंट्री से जुड़े हुए हैं? इटली से। क्लियर। दूसरी चीज, अभी मैंने आपको जब बताया था कि रिवोल्यूशनरीज ने तरीका क्या अपनाया है? सीक्रेट सोसाइटीज बनाना शुरू किया, लोगों को अवेयर करना शुरू किया, गवर्नमेंट की पॉलिसीज के बारे में बताना शुरू किया कि गवर्नमेंट क्या कर रही है, कैसे कर रही है, उसका मोटिव क्या है। तो जुसेपे मैथ्सेनी भी क्या थे? एक सीक्रेट सोसाइटी है, इसका नाम है कार्बोनरी। सीक्रेट सोसाइटी जिसका नाम क्या है? कार्बोनरी। उस सीक्रेट सोसाइटी के मेंबर थे। क्लियर। बहुत यंग एज में ही ये इसके मेंबर बन गए थे। फिर बाद में जैसे जैसे ये अवेयर होते गए, तो जैसे मैथ्सेनी को बहुत ज़्यादा नॉलेज हो गई कि किस तरह से चीज़ों को जोड़ा जाता है, किस तरह से एक सीक्रेट सोसाइटी वर्क कर रही है, कैसे मैं अदर कंट्री के लोगों को भी इससे जोड़ सकता हूँ। तो उन्होंने 2 सीक्रेट सोसाइटी खुद फाउंड की। उनके नाम है यंग इटली एंड यंग यूरोप। 2 सीक्रेट सोसाइटी जुसेपे मैथ्सेनी ने फाउंड की है। पहली यंग इटली, दूसरा यंग यूरोप। यहाँ पे क्वेश्चन ये आ जाता है कि यंग इटली और यंग यूरोप की जो इन्होंने फाउंडेशन की है वो कहाँ की थी? जनरली हमारे दिमाग में रहता है कि इटली में की होगी, ऐसा नहीं है। यंग इटली जो इनका सीक्रेट सोसाइटी है, उसकी फाउंडेशन इन्होंने की है मार्सिलीज में। और मार्सिलीज जो ये जगह है बेटा फ्रांस में। कहाँ पे है? फ्रांस में। और यंग यूरोप की जो इन्होंने फाउंडेशन की है वो की है बर्न में। बर्न कैपिटल है, किसकी कैपिटल है? बर्न, स्विट्जरलैंड की, ठीक है। किसकी कैपिटल है? स्विट्जरलैंड की। तो देखिए, जैसे मैथ्सेनी इटली के रिवोल्यूशनरीज हैं, कार्बोनरी एक सीक्रेट सोसाइटी है जिसके वो मेंबर रहे यंग एज में। 2 सोसाइटी उन्होंने खुद फाउंड की, एक मार्सिलीज फ्रांस के अंदर जिसका नाम क्या है? यंग इटली। दूसरी बर्न जो कि स्विट्जरलैंड की कैपिटल है, उसका नाम क्या है? यंग यूरोप, ठीक है। इन सब चीज़ों का मोटिव क्या था? लोगों को अवेयर करना, नेशनलिज्म की भावना को वापस लेके आना, नेशन स्टेट की स्पिरिट को वापस लेके आना, ऑटोक्रेसी को ख़त्म करना, फ्रीडम और इक्वलिटी को वापस लेकर आना। ये बहुत ज़्यादा एक्टिव पार्टिसिपेशन कर रहे थे, और उस टाइम की जो गवर्नमेंट थी उन्हीं से बहुत ज़्यादा खतरा हो गया था। मैंने अभी आपको बताया था कि ऑस्ट्रिया के जो वाइस चांसलर थे ड्यूक मेटरनिक, उनकी 2 स्टेटमेंट है बेटा, वो बहुत फेमस हैं, वो भी आपको ध्यान रखनी है। उन्होंने एक स्टेटमेंट ये दिया था कि व्हेन फ्रांस स्नीज ऑल यूरोप कैचेज कोल्ड, कि अगर फ्रांस को जुखाम हुआ या वो छींका तो पूरे यूरोप को क्या हो जाएगी?
सर्दी हो जाएगी। कहने का मतलब कि अगर फ्रांस में कोई चीज़ स्टार्ट हो गई ना, वो धीरे धीरे पूरे वर्ल्ड में फैल जाएगी, पूरे यूरोप में फैल जाएगी। तो अगर कोई चीज़ फ्रांस में उठ रही है तो उसको वहीं पे रोक दो। हम एग्जांपल देख चुके हैं कि रिवॉल्यूशन स्टार्ट कहाँ से हुआ, फ्रेंच रिवॉल्यूशन 1789 फ्रांस से, फिर होते हुए वो जर्मनी में पहुँचेगा, इटली में पहुँचेगा। ये सब चीज़ें हम आगे डिटेल में देखेंगे। उनका एक दूसरा फेमस स्टेटमेंट है, वो क्या है, जो उन्होंने जिसे मैथ्सनी के बारे में बोला। उन्होंने बोला क्या कि जो ये पर्सन है ना, ये सबसे बड़ा खतरा है, बिगेस्ट थ्रेट है, किसके लिए, कंजर्वेटिज्म के लिए और मोनार्की के लिए। क्योंकि ये क्या कर रहा है, ये अवेयरनेस फैला रहा है, ये हमारे रूल्स के अगेंस्ट पब्लिक को क्या कर रहा है, यूनाइट कर रहा है। ठीक है, ये सेंसरशिप को नहीं मान रहा, क्लियर। ये लोगों में वापस वो स्पिरिट डाल रहा है कि नहीं, आप डिसएग्रीमेंट कीजिए, आप ब्लाइंड फॉलोवर मत बनिए। तो बहुत ही यंग एज में इनको अरेस्ट किया गया और इन्हें क्या किया गया, हार्ड से हार्ड पनिशमेंट दी गई। तो स्टूडेंट्स, आज जो हमारा टॉपिक था ट्रीटी ऑफ वियना, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। और उसके बाद मैंने आपको बताया कि कैसे ट्रीटी ऑफ वियना के जो इफ़ेक्ट आए, उससे अगेन रिवॉल्यूशन का बेस स्टार्ट हुआ, न्यू रिवोल्यूशनरीज आए। ठीक है, जिसमें कि जैसे मैथ्सनी एक इम्पोर्टेंट है। अब यही रिवॉल्यूशन का जो दौर है ये आगे चलता रहेगा और नेक्स्ट लेक्चर में हम इसी टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे और हम उसमें डिस्कस करेंगे एज ऑफ रिवॉल्यूशन। देखिए, यहाँ मैं एक चीज़ बता देता हूँ, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है, एज ऑफ रिवॉल्यूशन। पूरा का पूरा एक एरा, पूरा एक युग अब यहाँ से स्टार्ट होगा जिसमें रिवॉल्यूशंस होंगे नियर अबाउट 1830 से 1845 तक। ये पूरा का पूरा एरा हमारा रिवॉल्यूशन में जाएगा। उसके डिफरेंट पार्ट्स होंगे, जुलाई रिवॉल्यूशन, ग्रीक रिवॉल्यूशन, अदर पॉइंट्स भी हैं, रोमैनिटिज्म, वो सब हम अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो आप जुड़े रहिए, वीडियोस को देखते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, मैक्सिमम से मैक्सिमम व्यू कीजिए, लाइक कीजिए। और किसी भी नई वीडियो से जुड़ते हैं तब आप पिछले वीडियोस को ज़रूर देखिए। थैंक यू वेरी मच।